हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आपका जेई इलेक्ट्रिकल नीति एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2018 में सभी के सभी पूछे गए हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला देखेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो है 2018 में पूछे गए हैं। तो चलिए, हम लोग बिना किसी देरी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस द वोल्टेज इज। कह रहा है कि इनका कहना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो ये देखिए जैसे कि आपका ये सर्किट दिया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है। हम लोग जानते हैं जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है तो वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, करंट का वैल्यू I1 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू जो ये V दिया हुआ है, इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि लोअर अक्रॉस नियरेस्ट रेसिस्टेंस, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। हायर अक्रॉस, ये भी हाई भी नहीं होता है, सेम हो जाएगा। तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जितना रहेगा, ये V वोल्ट है तो इसमें भी V आएगा, इसमें भी V आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब भी सर्किट दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो करंट का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए, डायरेक्ट करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, CDR करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू जो होगा तो IR2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 का निकालेंगे तो I R1 बटे R1 प्लस R2। I1 में क्या हो जाएगा, IR2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि देखिए, इसमें जब I1 निकालेंगे तो I तो रहेगा ही, और R का वैल्यू दूसरा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। I1 निकालेंगे तो R2 हो जाएगा, I2 निकालेंगे तो R1 हो जाएगा। ये चीज़ है। अब वोल्टेज में क्या होता है कि वोल्टेज में सेम ही रहता है। जैसे तो वोल्टेज में V1 निकालना होता, वोल्टेज में हम लोग को अगर V1 का वैल्यू निकालना होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल किस में होता है, सीरीज सर्किट में होता है, ये याद रखना है। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू R1, V1 इज इक्वल टू VR1 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। उसी तरीके से V2 निकालेंगे तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, VR2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये वोल्टेज डिवीजन रूल किस में होता है, सीरीज सर्किट के लिए होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट के लिए होता है। और करंट डिवीजन क्या होता है, करंट डिवीजन जो है ये पैरेलल सर्किट के लिए होगा, यानी कि इसका सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड इन। जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो उसको कह रहा है उसको किस में मेजर करते हैं, यानी कि यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, आर का वैल्यू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसी से हम रो का वैल्यू निकाल सकते हैं। रो का वैल्यू निकालेंगे तो रो का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L। अब देखिए, आर और ये हो जाएगा आपका रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/, रेसिस्टिविटी होता है, अपोजिट हो जाता है। तो कंडक्टिविटी का पहले रेसिस्टिविटी का पहले यूनिट निकालेंगे तो ओम मीटर हो जाएगा। और जस्ट इसका रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का निकालना है तो 1/ρ, यानी कि 1/ओम मीटर हो जाएगा। यानी कि 1/ओम को क्या लिख सकते हैं, साइमन्स पर मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि which one of the following statement is true about the resistance of conductor। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में क्या चीज़ सही है। तो देखिए दोस्तों, रेसिस्टेंस का रहा है तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था, R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL अपॉन ए होता है। क्या होता है, ρL अपॉन ए। यानी कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं होता है, अभी ना हमने देखा था, नहीं होता था। ए इज क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। इसमें क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ए भी नहीं होता, इन्वर्सली होता है एरिया के। सी में क्या कर रहा है कि ये सी में, ऑप्शन सी में कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, का तो बात ही नहीं, तो ये भी नहीं आ जाएगा।
ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट विल, क्या बोला है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि भी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? भी का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? जब आपका दिया हुआ है क्या, करंट का वैल्यू 3 एम्पियर दिया हुआ है और कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.3 महो दिया हुआ है। कंडक्टेंस बोल रहा है, कंडक्टेंस बोले तो जी का वैल्यू दिया हुआ है। जी बराबर क्या होता है? 1/r होता है। ठीक है, 1 क्या होता है? आर होता है। अब इसमें देखिए भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है? आई आर, और आई के जगह आई होगा, आर के जगह 1/g हो जाएगा, क्योंकि हमको आर नहीं दिया हुआ है। तो भी बराबर क्या होता है? I/g हो जाएगा। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर और जी का वैल्यू 0.3 महो दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब का सब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग फालतू क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। 2018 में पूछा है SSC जेई के। ठीक है, इसलिए आप लोग दोस्तों घबराए नहीं और देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि हमको क्यू का वैल्यू निकालना है। अब दिया क्या क्या है? अब देखिए क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस का वैल्यू यानी कि सी का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? भी का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर सी भी होता है। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए क्यू बराबर सी भी। यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है क्यू बराबर सी भी। तो अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 माइक्रो, क्या हो जाएगा? 0.2 माइक्रो कूलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमको? देखिए रेसिस्टर का यानी ओम दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है। तो आई बराबर क्या होता है? V/R। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36, और R का वैल्यू 9। तो 9 चौके 36, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? एम्पियर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि डिटरमाइन द लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? आर एल का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि मैक्सिमम पावर फॉर द सर्किट व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स, सोर्स वोल्टेज कितना दिया हुआ है? आपका सोर्स वोल्टेज 80 वोल्ट दिया हुआ है, और देखिए और पावर कितना दिया हुआ है? 80 वाट दिया हुआ है, यानी कि पी मैक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है। पी मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? आर एल। आर एल मैक्सिमम पावर कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम पावर कंडीशन में आर टी एच बराबर क्या होता है? आर टी एच बराबर आर एल होता है, यानी कि आर टी एच का वैल्यू निकाल लेंगे तो आर एल का भी वही होगा। ठीक है, इतना पता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए पी मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम पावर से क्या होता है? पी मैक्स बराबर वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब हमको आर टी एच का वैल्यू इसी से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 पी मैक्स। यहाँ पे पी मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वी टी एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आर टी एच यानी कि आर एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग सिमिलरिटीज देख लेते हैं किसमें किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो ये भी क्लोज लूप में होता है, मैग्नेटिक सर्किट भी क्लोज लूप होता है। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है क्लोज लूप में, इसमें क्या होता है? फ्लक्स होता है। ठीक है, अब करंट की बात करेंगे। इसमें करंट का वैल्यू क्या होता है? वोल्टेज, वोल्टेज यानी ईएमएफ बटे आर रेसिस्टेंस, इसका एम्पियर होता है यूनिट करंट का। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसमें फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स और करंट दोनों सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में। तो इसमें करंट में होता है वी बटे आर, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्लक्स में एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस,
एमएमएफ को एमएमएफ से डिनोट करते हैं और रिलक्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें करंट का वैल्यू क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसमें फ्लक्स का वैल्यू यूनिट क्या होता है, इसमें फ्लक्स का यूनिट एम्पियर टर्न्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स हो जाएगा एमएमएफ का। लेकिन फ्लक्स का क्या होता है, फ्लक्स का हो जाएगा आपका वेबर हो जाता है। फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज V बराबर आई आर होता है, यानी कि V बराबर क्या होता है, आई आर। यहाँ पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ आई आर होता है। अब इसमें V की जगह क्या हो जाएगा, एमएमएफ। तो एमएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई इंटू एस आ जाएगा, ठीक है। एमएमएफ का वैल्यू फाई इंटू एस आ जाएगा। अब इसमें देखिए रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस का वैल्यू। देखिए रिलक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 1/μ ए। म्यू हो जाएगा आपका परमिएबिलिटी, ए हो जाएगा एरिया ऑफ कंडक्टर, एल हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, रो एल अपॉन ए, आर बराबर, ठीक है। अब इसमें देखिए आर रो को क्या लिख सकते हैं, 1/सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी है रो, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/सिग्मा इंटू ए। अब इसमें करेंट डेंसिटी देखेंगे, करेंट डेंसिटी बराबर होता है करंट अपॉन एरिया। तो अब इसमें क्या देखेंगे, फ्लक्स डेंसिटी देखेंगे। फ्लक्स डेंसिटी बराबर यानी करंट यानी फाई अपॉन ए हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब इसमें हम लोग इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो V/D होता है। अब मैग्नेटिक सर्किट में देखेंगे तो मैग्नेटिक सर्किट में आपका हो जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें देखिए वोल्टेज का जगह इसमें मैग्नेटिक में क्या आ जाएगा, एमएमएफ बराबर क्या होता है, एन आई होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, NI/L हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, V/D हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग कंडक्टेंस की बात करेंगे। कंडक्टेंस अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, जी बराबर क्या होता है, 1/R कंडक्टेंस। अब इसमें मैग्नेटिक में आएंगे तो मैग्नेटिक में होता है परमिएंस, इसको P से डिनोट करते हैं। तो परमिएंस बराबर 1/ क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस, यानी 1/S हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंडक्टिविटी यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है। तो अब मैग्नेटिक सर्किट में आएंगे तो मैग्नेटिक सर्किट में सिग्मा ये कंडक्टिविटी हुआ, तो इसमें परमिएबिलिटी आता है म्यू बराबर क्या आता है, म्यू0 इंटू म्यू/r होता है। और म्यू0 का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो म्यू0 का वैल्यू आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर आता है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में सिमिलरिटीज़। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोजेज द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक सर्किट में आ गया, मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कौन करता है, रेसिस्टेंस, और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को अपोज कौन करेगा, रिलक्टेंस। तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन ए कॉइल इफ कॉइल हैज़ 160 टर्न्स एंड कैरीज करंट 0.15 एम्पियर, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको निकालना एमएमएफ, यानी कि एमएमएफ बराबर क्या होता है, एन आई। तो एन का वैल्यू भी दिया हुआ है, आई का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो एन का वैल्यू 160 है और आई का वैल्यू आपको 0.15 दिया हुआ है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैपेसिटर्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें क्या कर रहा है कि आपका जो है चार कैपेसिटर जो दिया हुआ है, ठीक है, 4 कैपेसिटर दिया हुआ है, चारों क्या है, पैरेलल में है, और चारों का वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। चारों का वैल्यू भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। मान लेते हैं चारों का वैल्यू आपका सी दिया हुआ है, ठीक है, सी दिया हुआ है, सी चारों का वैल्यू इक्वल है, पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 4C हो जाएगा। अब यही सीरीज में रहता
तो सीरीज में रहता तो C/4 हो जाता C इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे रेसिस्टर का निकालते हैं जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4C हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंट ड्रॉन फ्रॉम 8 वोल्ट सोर्स बैटरी, यानी कि करंट निकालना है। देखिए यहाँ पे करंट निकालना है 8 वोल्ट बैटरी सोर्स के अक्रॉस। और देखिए व्हेन वायर ऑफ, क्या कर रहा है कि व्हेन ए वायर ऑफ 20 ohms रेसिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो आर का जो वैल्यू, रेसिस्टेंस का जो वैल्यू दिया हुआ है, आर ओल्ड मान लेते हैं, ओल्ड का जो दिया हुआ है, तो आर न्यू जो है, आर न्यू का वैल्यू उससे डबल होगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी दोस्तों क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करते हैं, आर न्यू पहले निकालेंगे। आर क्या करेंगे, आर न्यू निकालेंगे। तो आर न्यू बराबर क्या होता है, जब स्ट्रेच यानी खींचेगा, नमारेगा, खींचेगा तो n² अपॉन आर ओल्ड हो जाएगा। अब जब उसको कंप्रेस करेगा, यानी कि कंप्रेस करेगा यानी कि छोटा कर देगा, तो छोटा करेगा तो उसका उसमें आर न्यू बराबर क्या होता है, उसमें आर न्यू बराबर होता है आपका n² अपॉन आर हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी जेई में भी क्वेश्चन आता है, तो ये हमको याद रखना है, ये सभी के सभी फार्मूला दोनों याद रखना है। तो हमको अभी ये फार्मूला लगाना है, स्ट्रेच यानी खींच रहा है, खींच करके लेंथ को बड़ा कर रहा है, और जब लेंथ को छोटा करेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि उसको डबल करना है, तो ओम के वो ओल्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना, 24 ओम दिया हुआ है। तो आर न्यू का हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 24, तो यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 24 यानी कि 96 ओम हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कि अब जो लेंथ है उसको देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 96 को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि दीज इक्वल आर कनेक्टेड पैरेलल विथ बैटरी सोर्स। अब देखिए दोनों जो है 48 का रेसिस्टर वो कनेक्टेड है किसके, पैरेलल में 8 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो अब इसमें हमको करंट निकालना किसके अक्रॉस है, 8 वोल्ट बैटरी सोर्स के अक्रॉस। तो हमको सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल में है तो 48 गुना 48 बटे 96 हो जाएगा, यानी कि 24 ओम हो जाएगा। अब देखिए आई करंट का वैल्यू निकालना है 8 वोल्ट बैटरी सोर्स के अक्रॉस, 8 बटे 24 यानी कि 0.33 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द हीट डिसिपेटेड थ्रू रेसिस्टर ऑफ 15 ओम रेसिस्टेंस व्हेन 0.5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर फॉर 8 सेकेंड। इसमें कह रहा है कि 8 सेकेंड तक 0.5 एम्पियर करंट फॉलो कर रहा है 15 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस। तो H बराबर हम लोग हीट का फॉर्मूला जानते हैं, H बराबर I² RT होता है। I का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करेंगे इसमें, R का वैल्यू दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे, T का वैल्यू भी पुट करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 जूल, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि which one of the following statement is true about Kirchhoff's voltage law। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करेंगे दोस्तों। तो किरचॉफ्स का दो लॉ है बेसिकली, कितना है, किरचॉफ्स का दो लॉ है, एक है किरचॉफ्स करंट लॉ और एक क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करेंगे तो ये जो है, ये कहाँ, ये देखिए इसमें क्या होता है, जो इनकमिंग करंट होता है और आउटगोइंग करंट होता है दोनों इक्वल होता है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग कह सकते हैं, या फिर समेशन अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो क्लोज लूप में फ्लो करता है। इसको देखिए केसीएल को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कोई भी जंक्शन पे या नोड पे केसीएल को यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एजेई क्वेश्चन में पूछता है, क्या पूछता है कि ये जो केसीएल लॉ है वो किस पे बेस्ड रहता है। तो इसमें हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केसीएल क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और केवीएल की बात करेंगे तो केवीएल जो है वो मेश या लूप में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, मेश या लूप में लगाते हैं।
और जो ये लॉ किस पे आधारित होता है, केवीएल जो किस पे बेस्ड रहता है, तो इसमें होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो। केसीएल में क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग अगर नंबर ऑफ मेश इक्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बी माइनस एन प्लस वन होता है नंबर ऑफ मेश इक्वेशन। बी क्या है, एन क्या है। बी हो गया हमारा ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, एन हो गया नंबर ऑफ नोड हो गया, ये हो गया। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कह रहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है किसके अक्रॉस, किरचॉफ्स वोल्टेज यानी केवीएल के अक्रॉस। तो देखिए या ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। तो अलजेब्रिक सम यानी कि ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि which one of the following is correct statement for superposition theorem। सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। सुपरपोजिशन में क्या बोल रहा है कि इट इज़ एप्लीकेबल, क्या बोल रहा है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर बायलेटरल नेटवर्क व्हेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स इज प्रेजेंट। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा, या तो सोर्स वोल्टेज रहे या करंट रहे या दोनों रहे, और क्या बोल रहा है कि रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है कि देन रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट इज द सम ऑफ, क्या बोल रहा है, इज द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ओरिएंटेड फ्रॉम इच सोर्स। जो जो इसमें जो वैल्यू आएगा, जो इच सोर्स के अक्रॉस जो रिस्पॉन्स आएगा वो सब क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, सम हो जाएगा रिस्पॉन्स। और देखिए क्या एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड व्हेन सर्किट कंसिस्ट डिपेंडेंट। इसमें देखिए जब डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तब भी हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए कि जब सुपरपोजिशन थ्योरम में डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो उसको हम ना तो ओपन करेंगे और ना शॉर्ट करेंगे, एज इट इज़ उसको रखेंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो क्या करेंगे, तो इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो करंट को क्या करेंगे, करंट को ओपन करेंगे, और वोल्टेज को क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछता है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना था, 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। ये भी बिल्कुल गलत है, अलजेब्रिक सम होता है लेकिन क्या कर रहा है इसमें, क्लोज पाथ के क्रॉस, इसमें ऑल वोल्टेज, इसमें क्या बोल रहा है कि कह रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज नहीं होता, इसके रिस्पॉन्स का एल्जेब्रिक होता, इसके रिस्पॉन्स का ओवरऑल सम होता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि द ओवरऑल करंट इन एनी पार्ट ऑफ लीनियर सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स सेपरेटली। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज, ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो करंट होता है एनी लीनियर सर्किट के अक्रॉस वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है, जो ईच सोर्स के अक्रॉस जो होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी कह रहा है कि which ऑफ द एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर में क्या होता है, जब डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट की बात करेंगे तो आरटीएच बराबर क्या होता है, आरएल होता है। ठीक है, और एसी सर्किट की बात करेंगे तो इसमें आर नहीं होता है, इसमें इम्पीडेंस होता है। तो इसमें जो लोड इम्पीडेंस होता है उसका किसके इक्वल होता है, सोर्स इम्पीडेंस के क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, यानी कि जेड एल इज इक्वल टू जेड एस कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बोले तो वो चिन्ह जो साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, माइनस जे रहेगा तो प्लस जे, प्लस जे रहेगा तो माइनस जे, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, ये भी देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से ही है। इसमें क्या करा है, इम्पीडेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें क्या करा है, सोर्स टू लोड व्हेन द सोर्स इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो सोर्स इम्पीडेंस, तो इसमें लोड इम्पीडेंस निकालना है। सोर्स दिया हुआ है तो लोड बराबर क्या होता है, जेड एस कॉन्जुगेट होता है, यानी सोर्स के कॉन्जुगेट होता है। इसमें तो कॉन्जुगेट है तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस जे फोर दिया हुआ है तो -8 - J4 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड when the solenoid has 400 turns and the value of magnetic field at the center of solenoid। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है ओवरऑल। तो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट से हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक करंट डेंसिटी, यानी कि B बराबर क्या होता है, म्यू एच होता है। B बराबर क्या होता है, म्यू एच होता है। ठीक है, म्यू एच होता है। अब B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू एच, तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नोट इंटू म्यू आर होता है। म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए एच का वैल्यू इंटेंसिटी की बात करते हैं। एच का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे अभी कुछ देर पहले, एच बराबर क्या होता है, NI/L होता है, NI। ठीक है, NI/L होता है। तो हम लोग अब देखिए, अब इसमें से करंट का वैल्यू निकालेंगे, इससे अगर इक्वल करेंगे तो करंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई बराबर BL, ये हो जाएगा B इंटू एल अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नोट म्यू आर इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर देखिए यहाँ पे BL अपॉन म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एन हो जाएगा। अब ये सब का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा 7.2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एल का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है, एल का वैल्यू 3 मीटर लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड दिया हुआ है व्हेन द कॉइल हैज़ 300 टर्न्स एंड द डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू, डायमीटर बराबर डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो 1/D/2 हो जाएगा आर का वैल्यू, यानी कि 1/12/2 हो जाएगा, तो यानी 6 सेंटीमीटर, तो 0.6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इंडक्टेंस की बात करते हैं। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर A/L होता है। यहाँ पे म्यू नोट म्यू आर हो जाएगा परमिएबिलिटी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए दिया हुआ है एरिया ऑफ कंडक्टर, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू आर का वैल्यू, एयर दिया हुआ एयर कोड है तो एयर कोड का म्यू आर का वैल्यू होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी 1, और म्यू नॉट का तो यूनिवर्सल है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब देखिए एन का भी वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना 300 टर्न्स दिया हुआ है, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का वैल्यू एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। क्योंकि 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस निकालेंगे तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.06 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.42 मिली हेनरी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवफॉर्म इज 60 हर्ट्ज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी तो 1/60। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01667 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मिली सेकेंड में निकालना है आपको टाइम पीरियड, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली सेकेंड से कर रहा है। ठीक है, तो मिली सेकेंड से कर रहा है तो इसमें क्या कर रहा है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली हो जाएगा, तो यानी 16.67 मिली सेकेंड हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि
इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल। एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कौन सा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, एसी का क्या आता है, हर्ट्ज होता है। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी एच का वैल्यू पूछ रहा है। एच का वैल्यू पूछ रहा है एम्पियर किसका इंटेंसिटी निकालना है। और 5 मीटर लॉन्ग कॉयल, 5 मीटर लंबा कॉयल दिया हुआ है और उसका टर्न्स दिया हुआ है 100 टर्न्स और करंट दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। तो उसका क्या निकालना है, एच का वैल्यू। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर NI/L होता है, ठीक है। और एन का वैल्यू दिया हुआ है 100 टर्न्स, आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू 0.6, एल का वैल्यू 5 मीटर लॉन्ग। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 12 एम्पियर टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट, करंट का वैल्यू निकालना है। जो सोलेनॉइड है उसका कितना है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है दिया हुआ है। व्हेन द सोलेनॉइड हैज 400 टर्न्स दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ये रिपीट हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या आया था, ऑप्शन सी आया था। इसमें देखिए करंट डेंसिटी बी का वैल्यू बराबर म्यू एच होता है। म्यू एच का वैल्यू होता है NI/L। इसमें पुट किए, इसमें इससे हम लोग आई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें पुट कर दिए किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि BL और म्यू नॉट म्यू आर एन, इस सब का वैल्यू इसमें पुट किए तो हमारा 7.2 एम्पेयर आया था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हेन पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू बोले तो VM का वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 120। VM का, इसमें देखिए VM का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, VM का वैल्यू दिया हुआ है। VM बोले तो पीक वैल्यू, यानी कि 120 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आपको निकालना एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है 2VM/पाई, यानी कि 2 इंटू पीक वोल्टेज अपॉन पाई। तो 2 इंटू VM, ठीक है। तो आप देखिए एक और फॉर्मूला आता है एवरेज का, एवरेज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एवरेज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2/पाई को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, 2/पाई को 0 पॉइंट सॉल्व करेंगे तो 0.637 आ जाएगा, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा VM। तो भी एवरेज बराबर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.637 VM। अब इसमें देखिए VM का वैल्यू 120 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.44 वोल्ट आएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन जेई सब में वो डायरेक्ट ही पूछ देगा, ये डायरेक्ट ही ऑप्शन में ही रहेगा 0.637 VM, 0.707 VM, ऐसा करके दिया हुआ रहेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी एवरेज निकालेंगे तो 2/पाई को सॉल्व आउट करेंगे तो 0.637 VM आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि which one of the following is correct रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू और RMS वैल्यू। तो कह रहा है कि RMS वैल्यू और पीक वैल्यू, अभी हमने कहा था कि भी एवरेज बराबर क्या आता है 0.637 VM। तो उसी तरीके से इसमें रिलेशन करना है कि पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में रिलेशन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कैसे करेक्ट होगा, तो IRMS बराबर क्या होता है Im/√2, यानी कि RMS वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हो जाता है हमारा RMS वैल्यू। अब 1/√2 को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.707 हो जाएगा, ठीक है, इंटू IM हो जाएगा पीक वैल्यू। तो यही है हमारा सॉल्यूशन, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम सप्लाइड बाय लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है
वी एल यानी लाइन वोल्टेज बोले तो वी एल का वैल्यू दिया हुआ है 240 वोल्ट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना लाइन वोल्टेज 240 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि वहाँ द वैल्यू ऑफ फेज करंट 20 एम्पियर दिया हुआ है, 20 एम्पियर फेज करंट दिया हुआ है और 240 वोल्ट दिया हुआ है लाइन करंट, ठीक है। तो और फाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो वी एल दिया हुआ है, आई फेज दिया हुआ है और फाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, पावर का वैल्यू, टोटल पावर का वैल्यू निकालना है। डेल्टा कनेक्टेड है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है, ये होता है डेल्टा कनेक्टेड। देखिए ये आ जाएगा आपका डेल्टा कनेक्टेड। इसमें वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम होता है। अब लाइन करंट बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू फेज करंट हो जाएगा। तो यही हमको निकालना है, लाइन करंट निकालिए √3 इंटू 20, ठीक। आप देखिए पावर का वैल्यू क्या होता है, √3 इंटू वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस फाई। अब देखिए मज़े से इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे सबका, वी एल और आई एल का और फाई का, कॉस फाई का, ठीक है। तो ये सबको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7.2 किलोवाट, यानी कि पी का वैल्यू पावर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द कैपेसिटिव ससेप्टेंस। अब देखिए साइमंस में इसका यूनिट भी दिया हुआ है आपको, साइमंस, ठीक है। साइमंस बोले तो 1/ओम, ठीक है। अब इसमें ससेप्टेंस निकालना है किसका, कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस को बी से डिनोट करते हैं और उसमें क्या हो जाएगा, 1 बी बराबर 1 कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी 1/XC हो जाएगा, ठीक है। और XC का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2πfc, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, XC बराबर, तो बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2πfc आ जाएगा, FC 2πfc ऊपर आ जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई का वैल्यू 3.14 और एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.08 माइक्रोफैराड, तो इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.025 साइमंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रांजिएंट टाइम, सेकेंड में बोल रहा है ऑफ आरसी सर्किट। टाइम कांस्टेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आरसी सर्किट रहेगा, सीरीज आरसी पैरेलल आरसी, तो टाइम कांस्टेंट आरसी हो जाएगा। और अगर आरएल सर्किट रहेगा तो L/R हो जाएगा, ठीक है, L/R हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 20 किलो ओम, यानी 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 माइक्रोफैराड, यानी 600 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 12 सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि FR का वैल्यू निकालना है ऑफ टैंक सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में टैंक सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π, क्या होता है 1/2π√LC होता है। ये रेजोनेंट टैंक सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अगर सीरीज RLC सर्किट की बात करेंगे तो सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/R√L/C होता है। और वहीं पैरेलल RLC सर्किट की बात करेंगे तो क्या होता है, R इंटू √C/L होता है, ठीक है। ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमको निकालना क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे L और C का वैल्यू, तो हमको क्या हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि मल्टी टाइमर्स कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ इसमें क्या कर रहा है, मल्टीमीटर्स कैन नॉट मेजर्स द वैल्यू। मल्टीमीटर से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन
फेज एंगल मेजर कभी भी नहीं होता है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेज एंगल मल्टीमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेगर। मेगर की बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि मेगर इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। मेगर से वोल्टेज भी नहीं मेजर करते हैं, करंट भी मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या करें, मेगर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस। मेगर से इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि which of the following bridge is most suitable for measurement of inductance of coil। देखिए अब ये मेजरमेंट में हम लोग आगे मेजरमेंट में बात करेंगे ब्रिज का, तो इसमें देखिए हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे मेजरमेंट में। तो इसमें कौन कौन सा आता है, मैक्सवेल ब्रिज आता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आता है, हेज ब्रिज आता है, और एंडरसन ब्रिज आता है, और ओन्स ब्रिज आता है। ये 5 ब्रिज जो है ये क्या करता है, मेजर करता है सेल्फ इंडक्टेंस को। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और दूसरी बात क्या इम्पोर्टेंस है कि देखिए जो मैक्सवेल ब्रिज है ना, उसमें कि मेजर मीडियम क्वालिटी फैक्टर, जो क्वाइल का है ना क्वालिटी फैक्टर, वो मीडियम वाले को क्या करता है, मेजर करता है। अब हम मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज हो गया। अब तीसरा में क्या कर रहा है कि जो हेज ब्रिज है ना, वो आपका इंडक्टेंस तो मेजर करता है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे, कौन से क्वाइल का मेजर करता है, तो जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उस क्वाइल को हम लोग मेजर करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, ठीक है। अब उसमें एंडरसन ब्रिज की बात करेंगे, तो एंडरसन ब्रिज में जो है लो क्वालिटी फैक्टर क्वाइल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो कैपेसिटेंस में 2 ब्रिज आता है, एक आता है डिसॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज, तो ये दोनों हो जाएगा। और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में वेंस ब्रिज आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए रेसिस्टेंस बच गया। रेसिस्टेंस में क्या हो जाएगा आपका, रेसिस्टेंस में बात करेंगे तो 4 तरीके से होगा। लॉस ऑफ चार्ज मेथड हो जाएगा, मेगर हो जाएगा, और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड हो जाएगा, अब मेगा ओम ब्रिज हो जाएगा। ये 4 से हम लोग मेजर करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस को, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस तो ओन्स ब्रिज आ जाएगा। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ओन्स ब्रिज इसमें दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओन्स ब्रिज द्वारा हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, यानी कि रिएक्टिव पावर बोले तो क्यू, ठीक है। क्यू का वैल्यू क्या होगा, इफ सर्किट हैविंग पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.5, और क्या दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है एपरेंट पावर बोले तो किसका वैल्यू दिया हुआ है आपका, पी होता है एक्टिव पावर, क्यू होता है रिएक्टिव पावर, आर एस होता है एपरेंट पावर, एस का वैल्यू दिया हुआ है, एस बराबर कॉन्जुगेट ऑफ वी आई होता है, ठीक है, या वी आई होता है, वी आई, ठीक। तो इसमें हमको निकालना है क्यू का वैल्यू देखिए निकालेंगे, सबसे पहले पी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पावर ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो ये जो कर्ण जो आता है वो एस होता है, यहाँ एपरेंट पावर। अब क्यू इधर रख दीजिए या उधर रखिए, पी अगर इधर है एक्टिव पावर तो क्यू रिएक्टिव पावर इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा के एस स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वही हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। तो देखिए हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, तो पी बराबर वी आई कॉस थीटा, वी आई हो गया मतलब एपरेंट पावर दिया हुआ है, एस का वैल्यू, तो एस का वैल्यू 80 वाट दिया हुआ है, 80 सॉरी, एक बात और याद रखना है कि जो पी होता है उसको वाट, उसका यूनिट वाट होता है एक्टिव पावर का। और देखिए रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो उसका वी ए आर होता है, वोल्ट एम्पियर, वी ए आर होता है, वोल्ट एम्पियर इसका होता है, एस का होता है, एस का यानी एपरेंट पावर का, ये चीज़ याद रखना है। तो पी का वैल्यू निकाल लेंगे,
cos फाई का यानी कि पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.5, तो इसका हो जाएगा 40 वाट हो जाएगा। पी का वैल्यू निकल गया, एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्यू का वैल्यू लगभग 69.6 VAR आएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो यूनिट दिया हुआ है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर का यूनिट याद रखना है। ठीक है, एक्टिव पावर का तो वाट होता है, इसको याद ही नहीं रखना पड़ेगा। अब देखिए एपरेंट पावर जो होता है उसका वोल्ट एम्पियर होता है, VA होता है। अब रिएक्टिव पावर बचा, रिएक्टिव का VAR हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि इसमें कह रहा है कि इन डीसी मशीन आयरन लॉस कॉज, डीसी मशीन में जो है वो क्या कर रहा है, आयरन लॉस किसके किसके वजह से होता है, हीटिंग की वजह से होता है, जो कोर में हीट करता है उसके वजह से आयरन लॉस हो सकता है। इफिशियंसी जो जिसका कम रहेगा उसके वजह से आयरन लॉस होगा। राइज इन टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे भी हम लोग क्या होता है, आयरन लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वो किस में प्लेस्ड होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर वाइंडिंग की बात करेंगे तो वाइंडिंग दो तरह से देखिए, एक फील्ड वाइंडिंग होता है और एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोल रहा है। ठीक है, तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, पोल शू पे आता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए डीसी मशीन की अगर बात करेंगे तो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग जो होता है स्टेटर पे होता है और आर्मेचर वाइंडिंग होता है रोटर पे। और सिंक्रोनस मशीन में बात करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग होता है रोटर पे, आर्मेचर वाइंडिंग होता है स्टेटर पे। लेकिन अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करेंगे तो ये कहाँ पे होता है, ये ना स्टेटर पे होता है ना रोटर पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है पोल शू पे होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ फील्ड वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड एक्सीडेंटली फ्रॉम रोटेटिंग डीसी शंट मोटर। अगर मोटर चल रहा है अचानक से उसका फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो फील्ड वाइंडिंग अगर डिस्कनेक्ट होगा तो फाई यानी फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फ्लक्स और स्पीड में क्या रिलेशन आता है। तो देखिए बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, P phi NZ/60A। ठीक है, इससे हम लोग देखिए इससे हम लोग फाई और एन स्पीड और फ्लक्स में रिलेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। जब फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, तो 1/0 तो क्या होता है, इन्फानाइट होता है। तो यानी स्पीड जो है वो इन्फानाइट टाइम्स बढ़ जाएगा तो मोटर जो है नाचने लगेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि मोटर विल रन डेंजरसली, बहुत ही हाई स्पीड से मोटर रन करेगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, इन विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम फॉल्ट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो दोस्तों पावर सिस्टम में अब आते हैं। पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा फॉल्ट कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड में होता है या ट्रांसफार्मर में होता है या ओवरहेड में होता है या अल्टरनेटर में होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फॉल्ट ना ट्रांसफार्मर में होता है, ना अंडरग्राउंड केबल में होता है, ना अल्टरनेटर में। सबसे ज़्यादा होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में होता है। क्यों, क्योंकि वो बाहर है तो आंधी नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ भी हो सकता है, टूट सकता है, तो उसमें टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ज़्यादा फॉल्ट आता है। ठीक है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि फ्यूज इज इंसर्टेड इन सीरीज इन द सर्किट एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम। अब देखिए सीरीज में हमारा करंट का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है। अब सीरीज में हम लोग करंट मेजर करते हैं तो, और पैरेलल में वोल्टेज। तो अब इसमें कह रहा है कि फ्यूज इज लगाया है जो सीरीज में है, तो सीरीज में तो करंट ही आता है ना, करंट सेम आता है। तो करंट को हाई करंट से बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि हाई करंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एक्सटिंग्विशर ये नॉट सुटेबल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में, तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि व्हिच कनेक्ट द कंज्यूमर्स टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखिए कंज्यूमर और कंज्यूमर्स टर्मिनल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर में कौन सा कनेक्ट होता है? तो सर्विस मेंस होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग फीडर, इसमें 3 ही चीज़ होता है मेनली। आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में क्या आता है? आपका फीडर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है और सर्विस मैन आता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर फीडर का कनेक्शन की बात करेंगे तो कनेक्शन जो होता है सब स्टेशन टू मेन सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे कनेक्ट होता है फीडर। ट्रांसमिशन में फीडर को ट्रांसमिशन में भी लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगा सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है फीडर टू कंज्यूमर एरिया, यानी कि जो सब स्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन रहता है ना, उससे जो जहाँ तक कंज्यूमर को ले जाया जाता है जो केबल, उसका हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर से जो यानी कि पोल से जो कंज्यूमर के घर में जाएगा वो आ जाएगा आपका सर्विस मैन हो जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर परमिसेस, ये हो जाएगा। अब अगर टेपिंग की बात करेंगे तो फीडर में नो टेपिंग रहता है, इसमें हाई वोल्टेज को पास किया जाता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे तो टेपिंग टेकन एट वेरियस पॉइंट्स, बहुत से जगह यहाँ पे टेपिंग यूज किया जाता है, बहुत से जगह नहीं भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कनेक्ट्स डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो इसमें जो कंज्यूमर के पास जो केबल रहता है, कंडक्टर रहता है, तो उसमें तो वो रहता ही है, वो टेपिंग रहता ही है। अब करंट की बात करेंगे तो करंट जो होता है ये फीडर में यूनिफॉर्म करंट होता है और डिस्ट्रीब्यूटर में नॉन यूनिफॉर्म करंट होता है। और सर्विस मेंस की बात करेंगे तो कैरीज करंट फॉर सिंगल कंज्यूमर के लिए होता है। अब इसमें मेन पर्पस क्या होता है? फीडर में जो है वो बल्क पावर को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट पावर टू ए स्पेसिफिक एरिया के लिए किया जाता है। उसमें लिमिटेड रहता है कि वहाँ से कितना रिक्वायरमेंट है, एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर में पावर को सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सर्विस मेंस पे क्या होता है? सप्लाई पावर टू इंडिविजुअल कंज्यूमर को जितना ज़रूरत होता है लेता है, 240 230। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर MCCB होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि ये किसके लिए होता है? ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। तो MCCB किसके लिए होता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि जेनर डायोड इज इनवेरिएबली यूज्ड विथ जेनर डायोड के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा सिंबल हो गया जेनर डायोड का। तो जेनर डायोड का क्या प्रॉपर्टीज़ है? ये जो है ऑलवेज यूज्ड फॉर रिवर्स बायस के लिए ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ये और किसके लिए होता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो 6 से 8 वोल्ट के बीच हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है कि इन ए फुल वेव रेक्टिफायर डायोड कंडक्ट्स फॉर फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड किसके लिए कंडक्ट होता है? हाफ साइकिल के लिए होता है या फुल साइकिल के लिए होता है या फिर अल्टरनेट के लिए होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्टरनेट हाफ साइकिल के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन किस में यूज होता है?
सबसे ज़्यादा लो यूज होता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो लाइट होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए चार्ट दिया हुआ है आपका इल्यूमिनेशन का, किस में सबसे ज़्यादा होता है किस में कम होता है, वो सारा का सारा दिया हुआ है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, दूसरा है हॉस्पिटल का दिया हुआ है, तीसरा आपका है होटल्स रेस्टोरेंट्स का दिया हुआ है, चौथा है आपका फैक्ट्री एंड वर्कशॉप का दिया हुआ है, पाँचवा देखिए लेबोरेटरी रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए दिया हुआ है। यही हमारा पूछा था, तो इसका देखिए 250 से 500 के बीच होता है। ठीक है, इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये इससे देख करके आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन डीसी जनरेटर हैव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ मशीन। डीसी जनरेटर में जो है वो कौन सा टाइप का वाइंडिंग यूज करता है, तो इसमें यूज करता है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए डीसी जनरेटर में वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है कि द अर्थ पीट शुड नॉट बी लोकेटेड नियर। जो अर्थ पीट है उसको कहाँ पे हम लोग लोकेट नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ पे रड है वहाँ भी लोकेट नहीं कर सकते, रेल ट्रैक के आसपास भी लोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट्स यानी कि ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी भी सही है, और तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इन एनी केस वेयर द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीजेज। कह रहा है कि जब टावर ट्रांसमिशन टावर का जब हाइट क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो क्या आएगा। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि द लाइन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस विल नॉट चेंज। लाइन, तो इसमें देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट, आप देखिए कैपेसिटेंस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, डिस्टेंस यानी डी के। तो इसमें इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब टावर का हाइट बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यानी ऑप्शन डी में क्या करा है, द लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बट लाइन इंडक्टेंस, देखिए इंडक्टेंस से इसको कोई लेना देना नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म व्हेन द फ्रीक्वेंसी। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करना है, तो 16.67 मिली सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है कि द प्रोटेक्टिव डिवाइस विच विल open the circuit even after 4 hours when the circuit is 1.5 times the excess of the rated current will be। इसमें कह रहा है कि जब करंट का वैल्यू 1.5 गुना बढ़ जाता है और 4 घंटा होने के बाद भी वो सर्किट क्या होता है, ओपन नहीं होता, विल नॉट ओपन, तो वो कौन सा फ्यूज होगा। तो इसमें देखिए HRC फ्यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज अबाउट। पावर फैक्टर इसका फ्लोरेसेंट लैंप का क्या होता है, 0.5 लैग होता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है कि द पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर विल मैक्सिमम व्हेन द लोड एंगल इज। जब लोड एंगल, पावर मैक्सिमम कब होगा, पी मैक्स का वैल्यू होता है सिंक्रोनस मशीन में पी मैक्स बराबर ई वी बैक ई एम एफ इंटू वी अपॉन एक्स एस। ठीक है, इंटू साइन अल्फ़ा, यानी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। जब साइन अल्फ़ा का साइन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पावर का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब साइन इज ज़्यादा कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब ज़्यादा होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन में हमने देखा है टोटल 50 क्वेश्चन सभी के सभी SSC JEE में पूछे गए सवाल हैं। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं और प्रीवियस ईयर भी दिखवाएं, और जिससे आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू।